गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर की कड़ी के अंदर मैं महिपाल सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो वीडियो लेक्चर की इस कड़ी के अंदर आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पीडियाट्रिक्स के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स, जो थोड़े बहुत 15-20 टॉपिक है वो बचे हुए हैं, तो अपन जल्दी से जल्दी इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में। आज अपन अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। आज अपन जो पढ़ेंगे टॉपिक वो रहेगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है क्या है? ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या है? एक प्रकार का कॉन्जेनाइटल स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर है। कॉन्जेनाइटल स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर मतलब कॉन्जेनाइटल मतलब बिफोर बर्थ। तो बच्चे के बर्थ होने से पहले ही ऐसी बीमारियां हो जाती है माँ के गर्भ में। जब बच्चा वुम्ब में रहता है तभी ये ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको कॉन्जेनाइटल स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर मतलब एक ट्यूब है जिसका नाम है न्यूरल ट्यूब। उस ट्यूब का, जैसे ये एक ट्यूब है, इसको बोला न्यूरल ट्यूब, तो इसका कंप्लीटली फॉर्मेशन नहीं हो पाता। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में क्या होता है, इस ट्यूब का कंप्लीटली फॉर्मेशन नहीं हो पाता न्यूरल ट्यूब का। ये न्यूरल ट्यूब क्या होती है, एम्ब्रियोनिक पीरियड में, जो एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसका प्रिकर्सर होती है। ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पड़ रहे हैं मतलब डिफेक्ट हो रहा है न्यूरल ट्यूब के अंदर। ये एक प्रकार का कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट होता है, मतलब बाई बर्थ। जब बच्चे प्रेगनेंसी अच्छी हो जाती है उस दौरान जो 9 मंथ का जो टाइम पीरियड है, उस दौरान जो डिफेक्ट अंदर बच्चे के अंदर हो जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, मदर के वूम्ब में जब बच्चा रहता है तब वो कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट होता है। और स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर मतलब जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, न्यूरल ट्यूब जिसको अपन ने बोला, इस ट्यूब के फॉर्मेशन में क्या होता है, डिफेक्ट हो जाता है। तो स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर मतलब न्यूरल ट्यूब के फॉर्मेशन में अगर कुछ डिफेक्ट हो रहा है या अल्ट्रेशन हो रहा है तो ये स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर हो गया। अब ये न्यूरल ट्यूब क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, तो न्यूरल ट्यूब होती है, वो होती है जो एम्ब्रियोजेनिक पीरियड होता है उस समय सीएनएस की प्रीकर्सर। सीएनएस मतलब ये क्या बना रही है, इस न्यूरल ट्यूब से आगे जाके क्या बनता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बनता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बनता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये ट्यूब है जो कि आगे जाके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अर्थात सीएनएस का फॉर्मेशन करती है। प्रीकर्सर मतलब ये आगे जाके बनाती है इसको। ठीक है, प्रीकर्सर का मतलब जो आगे जाके किसी अन्य स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रही होती है। तो ये एम्ब्रियोजेनिक पीरियड में न्यूरल ट्यूब बनाती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। ये न्यूरल ट्यूब आफ्टर कंसेप्शन डेवलप होना शुरू हो जाती है या फॉर्म्ड होना शुरू हो जाती है। तो अपन लिख सकते हैं इट स्टार्ट्स टू डेवलप आफ्टर कंसेप्शन के बाद में ही, फर्टिलाइजेशन के बाद में ही क्या हो जाता है, इस ट्यूब का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। एंड इट न्यूरल ट्यूब कंप्लीटली एनक्लोज मतलब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है लगभग 8 वीक पे, डेज पे या 4 वीक पे। एंड इट कंप्लीटली एनक्लोज it 28 days or 4 वीक।
अब समस्या देखो कहाँ आती है, समस्या कहाँ आती है, समस्या ये आती है कि ये ट्यूब जो कि स्पाइनल कोड या ब्रेन या स्पाइनल कोड का प्रिकर्सर है, मतलब जो सीएनएस बनाती है, इस ट्यूब के फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रही है। ट्यूब के फॉर्मेशन कब होता है नॉर्मली, तो नॉर्मली इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कंसेप्शन के बाद शुरू हो जाता है और 28 दिन मतलब 4 वीक में कम्प्लीटली फॉर्म हो जाती है। अब दिक्कत क्या आती है, ये डिफेक्ट होता है तो क्या होता है, ये न्यूरल ट्यूब होती है, ये कम्प्लीटली एनक्लोज नहीं होती। ये न्यूरल ट्यूब होती है वो कम्प्लीटली क्या नहीं होती, एनक्लोज नहीं हो पाती। इस डिफेक्ट में अपन को ये याद रखना है कि एक स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर है, कॉन्जेनाइटल स्ट्रक्चर डिसऑर्डर है, वहाँ पे न्यूरल ट्यूब कम्प्लीटली एनक्लोज नहीं हो पाती। अपन बोल सकते हैं इट इज़ ए कॉन्जेनाइटल स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर इन विच न्यूरल ट्यूब फेल्स टू एनक्लोज प्रॉपरली या कम्प्लीटली। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है वो बता देता हूँ। तो अपन लिख सकते हैं इट इज़ ए, अब ये यही रखेंगे कंटिन्यू, इट इज़ ए कॉन्जेनाइटल स्ट्रक्चर डिसऑर्डर इन विच न्यूरल ट्यूब फेल्स टू एनक्लोज कंप्लीटली। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है अपन को। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। ठीक है, तो ये ध्यान बात रखनी है। अपन बात करें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर, मतलब डिफेक्ट हो रहा है न्यूरल ट्यूब के अंदर। ठीक है, अब न्यूरल ट्यूब क्या है पहली बात, दूसरी बात इसमें डिफेक्ट क्या होता है। पहली बात तो न्यूरल ट्यूब क्या है, तो न्यूरल ट्यूब क्या होती है, जब एम्ब्रियोजेनिक पीरियड होता है उस समय जो सीएनएस होता है अर्थात ब्रेन और स्पाइनल कोड उसका प्रिकर्सर है, मतलब आगे जाके ये ट्यूब ब्रेन और स्पाइनल कोड का फॉर्मेशन करती है। अब डिफेक्ट क्या होता है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है भाई, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम दिया गया न्यूरल ट्यूब। इस ट्यूब का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन कंप्लीटली नहीं हो रहा है, इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीटली एनक्लोज नहीं हो पा रही, ये कंप्लीटली ट्यूब बंद नहीं हो पा रही, मतलब जो इसका जो नॉर्मल टाइम पीरियड होता है 28 दिन का या 4 वीक का, उस वक्त के दरमियान ये कंप्लीटली एनक्लोज नहीं हो पाती, ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये इसमें प्रॉब्लम अब कहाँ आती है, ये ट्यूब है जैसे मैंने बताया ये न्यूरल ट्यूब है, ये कंप्लीटली एनक्लोज नहीं हो पाती। तो अब ये कहाँ से एनक्लोज नहीं हो पाती, तो इसके दो पोल माने गए हैं, एक होता है एंटीरियर पोल, एक होता है पोस्टीरियर पोल। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के दो कारण हो सकते हैं, या तो वो न्यूरल ट्यूब एंटीरियरली साइड से क्या हो रही है, कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पा रही, या फिर वो न्यूरल ट्यूब पोस्टीरियर साइड से कंप्लीटली एनक्लोज नहीं हो पा रही। तो न्यूरल ट्यूब में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि 28 दिन तक नॉर्मली इसका फॉर्मेशन हो चुका होता है, उसके बाद में नहीं होता। तो 28 दिन के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है, बाद में नहीं हो पाता, 28 दिन में इसका लगभग कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस दौरान ये प्रॉब्लम होती है। तो आप बोल सकते हो कि जो एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है उस दौरान न्यूरल ट्यूब की स्ट्रक्चरल डिफेक्ट रहता है, वो कम्प्लीटली एनक्लोज नहीं हो पाती। कहाँ से एनक्लोज, या तो उसका एंटीरियर पोल एनक्लोज नहीं हो पाता कम्प्लीटली, या फिर इसका पोस्टीरियरी पोल एनक्लोज नहीं हो पाता कम्प्लीटली। अब देखो इसके एंटीरियर पोल और पोस्टीरियर पोल पे ही डिपेंड करता है कि एंटीरियर पोल अगर एनक्लोज कम्प्लीटली नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम होती है, और पोस्टीरियर पोल कम्प्लीटली एनक्लोज नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम होती है। न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट देख लिया कि न्यूरल ट्यूब कम्प्लीटली एनक्लोज नहीं हो पाती। कहाँ से एनक्लोज नहीं होती, या तो वो एंटीरियर साइड से कंप्लीट नहीं एनक्लोज हो पाती, या पोस्टीरियर साइड से। तो अपन बोल सकते हैं न्यूरल ट्यूब फेल्स टू एनक्लोज कंप्लीटली आइदर फ्रॉम एंटीरियर साइड और फ्रॉम पोस्टीरियर साइड, या तो वो एंटीरियर साइड से कंप्लीट एनक्लोज नहीं होती, या फिर वो पोस्टीरियर साइड से कंप्लीट एनक्लोज नहीं होती। अब देखो इसमें डिफेक्ट क्या है, इफ नॉट एनक्लोज
नॉट एनक्लोज कंप्लीटली या प्रॉपरली फ्रॉम एंटीरियर साइड, एंटीरियर साइड, और इधर लिख देता हूं इफ नॉट एनक्लोज कंप्लीटली from not enclosed completely from posterior side, posterior side. यदि न्यूरल ट्यूब एंटीरियर साइड से कंप्लीटली एनक्लोज नहीं हो पाती, यहाँ से ओपन रह गई, तो कौन सी प्रॉब्लम होगी? तो प्रॉब्लम होगी एनसेफेली, एनसेफेली। एनसेफेली का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ वॉल्ट, एब्सेंस ऑफ वॉल्ट। एब्सेंस ऑफ वॉल्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो ब्रेन है, या फिर अपन बोल सकते हैं जो स्कल है, या तो ब्रेन है या फिर उसी को क्या बोल सकते हैं? स्कल। ठीक है, बोनी प्रोटेक्शन क्या होता है? स्कल होता है। तो इनका कंप्लीटली फॉर्मेशन होता है, ब्रेन या स्कल नॉट फॉर्म कंप्लीटली। ठीक है, मतलब ब्रेन या स्कल्स का क्या होता है? कंप्लीटली फॉर्मेशन नहीं होता। अब देखो एनसेफेली में क्या होता है? यहाँ पे दो फ्रंटल, दो पेराइटल, एक ऑक्सीपिटल, ये 5 बोन क्या होती है? फीटल स्कल्स की बोन होती है, फ्रंटल, पेराइटल और ऑक्सीपिटल। ये नॉर्मल क्या होती है? फीटल स्कल की बोन्स होती है। तो यहाँ पे क्या होता है? जब एब्सेंस ऑफ वॉल्ट होता है, मतलब ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये लगभग नहीं रहता, ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, तो फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल और अपर पोल ऑफ टेम्पोरल बोन आर एब्सेंट। ये 5 बोन मिलकर बनाती है वॉल्ट को, ये बोनें नहीं होती तो अपन बोल सकते हैं एब्सेंस ऑफ वॉल्ट। मतलब वॉल्ट एब्सेंट है, मतलब फ्रंटल 2, पेराइटल 2, ऑक्सीपिटल और अपर पोल ऑफ टेम्पोरल बोन ये एब्सेंट रहती है, तो एब्सेंट ऑफ वॉल्ट। जैसे नॉर्मली ये हेड है, तो हेड का जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ से लेके ये वाला एब्सेंस रहता है। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं एनसेफेली का मतलब है एब्सेंस ऑफ वॉल्ट। कब होता है? जब एंटीरियरली पोल कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाता। ठीक है, और एनसेफेली का मतलब होता है वॉल्ट के अंदर ये बोनें आती है, मतलब ये बोन नहीं रहती। तो अपन बोल सकते हैं कि जो ब्रेन या स्कल है उसका कंप्लीटली फॉर्मेशन नहीं होता, या फिर अपन बोल सकते हैं कि हेमिस्फीयर एब्सेंस होते हैं, या हेमिस्फीयर्स क्या होते हैं? या तो हेमिस्फीयर्स एब्सेंट होते हैं, या फिर इसकी साइज कम हो जाती है। तो अपन लिख सकते हैं आइदर सेरिब्रल हेमिस्फीयर एब्सेंट और रिड्यूस इट्स साइज। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट हो रहा है एंटीरियर पोल पे, मतलब एंटीरियर साइड से न्यूरल ट्यूब एनक्लोज नहीं हो पा रही कंप्लीटली, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है एनसेफेली का मतलब एब्सेंस ऑफ वॉल्ट अर्थात इसमें फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल और अपर पोल ऑफ टेम्पोरल बोन नहीं होगी, अर्थात जो स्कल्स है या ब्रेन है उसका कंप्लीटली फॉर्मेशन नहीं होगा। या फिर अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे हेमिस्फीयर या आइदर एब्सेंट भी हो सकता है, या फिर इसकी साइज डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है, आइदर रिड्यूस साइज और एब्सेंस ऑफ हेमिस्फीयर, ये बात याद रखनी है। मतलब स्कल और ब्रेन का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो रहा। क्या कारण है ब्रेन और स्कल का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होने का? कि ये बोनें ही एब्सेंट है, अर्थात ये
वोल्ट जो पार्ट है वो अब्सेंट है, इसलिए इसको बोला एनसेफेली। ध्यान रखने वाली बात। सेकंड, यदि एनक्लोज पोस्टीरियर पोल से कंप्लीटली एनक्लोज नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होती है, ये बात भी ध्यान में रखनी है। इसे रिगार्डिंग जो और डिजीज आएगी वो भी अपन पढ़ेंगे, क्योंकि वो उसका कारण रहेगी। अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया? अभी तक अपन ने पढ़ा एनटीडी के बारे में, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में। न्यूरल ट्यूब क्या थी इसके बारे में अपन ने पढ़ा। अपन ने बताया कि न्यूरल ट्यूब क्या है, एम्ब्रियोनिक जो पीरियड है उस टाइम में प्रीकर्सर है सीएनएस का, अर्थात मतलब एम्ब्रियोनिक पीरियड में जो ब्रेन और स्पाइनल कोड अर्थात अपना जो नर्वस सिस्टम है वो बन रहा है किससे? न्यूरल ट्यूब से। अब इसमें डिफेक्ट क्या आ रहा था? अपन ने पढ़ा था कि इसके दो पोल थे। ये न्यूरल ट्यूब थी वो 3 to 4 वीक ऑफ गेस्टेशन में कम्प्लीटली फॉर्म हो रही थी, मतलब लगभग 28 दिन तक ये कम्प्लीटली बन रही थी। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि 28 दिन तक ये कम्प्लीटली फॉर्म नहीं हो पाई। अब कहाँ से फॉर्म नहीं हुई, यहाँ पे कहाँ डिफॉर्मलिटी रह गई? तो अपन एक तो पढ़ा कि एंटीरियर जो इसका पोल है वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं हुआ, मतलब कि एंटीरियर जो पोल है वो नॉट क्लोज प्रॉपरली। और एंटीरियरली जो पोल अगर कम्प्लीटली एनक्लोज नहीं हुआ था, प्रॉपर रूप से एनक्लोज नहीं हुआ था, तो अपन ने पढ़ा था एनसेफेली, एनसेफेली, जिसका मतलब अपन ने बताया कि एब्सेंट ऑफ वॉल्ट, अर्थात उसमें जो फ्रंटल बोन दो, पेराइटल दो, ऑक्सीपिटल एक और अपर पोल या अपर बॉर्डर ऑफ टेम्पोरल बोन वो एब्सेंट था। तो ऐसे बच्चे क्या हो रहे थे, या तो बहुत ही रेयर कंडीशन में जीवित रह रहे थे और या फिर विद इन फ्यू डेज के अंदर ही उनकी डेथ हो रही थी। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि पोस्टीरियर पोल, अगर न्यूरल ट्यूब का पोस्टीरियर पोल है ये नॉट क्लोज प्रॉपरली, कंप्लीट रूप से या प्रॉपरली रूप से क्लोज नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगी? ठीक है, तो पोस्टीरियर जो पोल है इफ नॉट क्लोज प्रॉपरली, नॉट क्लोज प्रॉपरली, पोस्टीरियर पोल है अगर ये कंप्लीट रूप से या प्रॉपर रूप से अगर क्लोज नहीं हुआ, तब जो प्रॉब्लम हो रही थी वो थी स्पाइना बाइफिडा, वो है स्पाइना बाइफिडा। तो अब अपन पढ़ेंगे स्पाइना बाइफिडा के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्पाइना बाइफिडा की डेफिनेशन क्या है, फिर इसके टाइप्स के बारे में, इसके कोजेस के बारे में, और सबसे लास्ट में अपन बात करने वाले हैं साइन सिम्टम्स और मैनेजमेंट के बारे में। तो स्पाइना बाइफिडा क्या है? तो स्पाइना बाइफिडा क्या है? इट इज ए malformation of स्पाइन, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका क्या हो रहा है? पूर्ली फॉर्मेशन हो रहा है। अब पूर्ली फॉर्मेशन में क्या क्या हो सकता है वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज़ द माल फॉर्मेशन ऑफ द स्पाइन, स्पाइन का स्पाइनल कॉर्ड का क्या हो रहा है? माल फॉर्मेशन हो रहा है, पूर फॉर्मेशन हो रहा है। कहाँ से? एट द पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च। ठीक है, मतलब कि क्या हो रहा है, जो जैसे ये मैंने बनाया स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड बना दिया मैंने, तो ये पोस्टीरियर जो वर्टिब्रल आर्च है यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है? माल फॉर्मेशन हो रहा है। और मोस्ट कॉमन अगर इसकी लोकेशन की पूछे, मोस्ट कॉमन तो पोस्टीरियरली में लंबोसेक्रल रीजन, मोस्ट कॉमन साइट। मोस्ट कॉमन अगर साइट पूछी जाए तो कौन सा होगा? लंबोसेक्रल रीजन, सेक्रल रीजन, लंबोसेक्रल रीजन पे क्या हो रहा है? स्पाइनल कॉर्ड का माल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। मतलब वर्टिब्रा है जो साइड आर्च ऑफ वर्टिब्रा है, वहाँ पे क्या हो रहा है? क्लोज नहीं हो रहा है ना, साइड ऑफ वर्टिब्रा है वो फेल्स टू एनक्लोज कंप्लीटली नहीं हो पा रही, ये प्रॉब्लम होगी। तो स्पाइना बाइफिडा की डेफिनेशन लिखनी होगी, इट इज ए माल फॉर्मेशन ऑफ द स्पाइन एट द पोस्टीरियरली वर्टिब्रल आर्च
फेल्स टू क्लोज, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं साइड आर्च ऑफ वर्टिब्रा, साइड आर्च ऑफ वर्टिब्रा। ये बात ध्यान में रखनी है। स्पाइनल कॉर्ड का जो पोस्टीरियर साइड है वहाँ की कौन सी लोकेशन, लंबोसेक्रल रीजन, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड में माल फॉर्मेशन हो रहा है। अब स्पाइनल बाइफिडा के अपन टाइप्स भी पढ़ेंगे कि स्पाइनल बाइफिडा के क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा किस वजह से हो रहा है, अगर पोस्टीरियरली पोल कंप्लीट रूप से क्लोज नहीं होता तो, ठीक है, स्पाइना बाइफिडा होता है। और अगर न्यूरल ट्यूब का एंटीरियर पोल में एनसेफेली था, पोस्टीरियर में स्पाइना बाइफिडा है, ठीक है। और इसके अलावा अपन कुछ और चीज़ें भी पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे। स्पाइना बाइफिडा की डेफिनेशन पढ़ ली कि स्पाइना बाइफिडा में क्या हो रहा है कि 28 दिन तक 28 डेज आफ्टर कंसेप्शन, इसके बाद तक अगर जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका जो पोस्टीरियरली वर्टिब्रल आर्च है, पोस्टीरियरली वर्टिब्रल आर्च कहाँ से, 8 लंबोसेक्रल रीजन, 8 लंबोसेक्रल रीजन नॉट क्लोज, ठीक है। तो ये नहीं हो पाएगा, मतलब कि 28 दिन बाद में भी कंसेप्शन के जो स्पाइनल कॉर्ड का जो पोस्टीरियरली वर्टिब्रल आर्च है वहाँ का जो लंबोसेक्रल रीजन है वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड क्या नहीं होगा, क्लोज कंप्लीटली रूप से नहीं हो पाएगा। तो ये क्या प्रॉब्लम है, माल फॉर्मेशन है, ये माल फॉर्मेशन ऑफ स्पाइन। अब इसके टाइप्स, 2 टाइप्स हैं इसके, एक है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, एक है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। अपन ने पढ़ लिया स्पाइना बाइफिडा कि ये स्पाइनल कॉर्ड का माल फॉर्मेशन है जिसमें क्या हो रहा है, 28 दिन बाद में भी जो स्पाइनल कॉर्ड का पोस्टीरियरली वर्टिब्रल आर्च है उसका जो लंबोसेक्रल रीजन है वहाँ से कंप्लीट रूप से ये क्लोज नहीं हो पाता, इसको बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। अब इसके टाइप्स होंगे, 2 टाइप्स हैं इसके, एक है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। दूसरा है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, ठीक है। देखो अब स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में क्या होता है, सिंपल सी चीज है, ओकल्टा के अंदर क्या होगा, ओपनिंग प्रेजेंट होगी, तो प्रेजेंट an opening in the spinal cord at posterior लोकेशन वही है, पोस्टीरियर लैम्बाइन या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च, वर्टिब्रल आर्च। और इसकी जो साइट होगी कॉमन, वो कौन सी होगी, कॉमन साइट लंबोसेक्रल रीजन ही होगा। तो मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड में पोस्टीरियरली साइड में जो आर्च बन रही है उसमें जो लंबोसेक्रल रीजन है मैंने बनाया, ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब ये पोस्टीरियर में जो आर्च बन रहा है यहाँ का जो लंबोसेक्रल रीजन है, लंबोसेक्रल रीजन है,
वहाँ पे क्या है, ओपनिंग प्रेजेंट है। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पोस्टीरियरली जो लंबोसेक्रल रीजन है उसका जो रीजन है, इस यहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर या वर्टिब्रा के अंदर, ठीक है। तो वर्टिब्रा में यहाँ पे ओपनिंग प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे स्किन इंटेक्ट रहेगी, स्किन इंटेक्ट, वहाँ की स्किन हटी भी नहीं होगी, स्किन इंटेक्ट स्किन वहाँ की रहेगी। यहाँ पे किसी प्रकार के कोई न्यूरोलॉजिकल साइन दिखाई नहीं देंगे, नो न्यूरोलॉजिकल साइन प्रेजेंट, नो न्यूरोलॉजिकल साइन आर प्रेजेंट, किसी भी प्रकार के कोई न्यूरोलॉजिकल साइन यहाँ पे नहीं होंगे, वो एब्सेंट रहेंगे, है ना। और इसके अलावा यहाँ पे ना तो स्किन इंटेक्ट है, मतलब मेनिंजिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई नर्व का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं है। तो ये स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है, ये अपन को सबसे ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है, जितना भी जो एंटिटी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा ही देखने को मिलता है। यहाँ पे जो वर्टिब्रा है पोस्टीरियर साइड से जो लंबोसेक्रल रीजन है जहाँ पे आर्च बन रहा है वहाँ पे ओपनिंग प्रेजेंट है, जबकि वहाँ की स्किन इंटेक्ट है, वैसी की वैसी नॉर्मल स्किन है, ना कोई नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, ना वहाँ पे नर्व का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो किसी भी प्रकार का न्यूरोलॉजिकल साइन भी दिखाई नहीं देगा और ज़्यादा सीवियर कंडीशन भी ये नहीं है, जितनी की स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका होने वाली है। तो ये बात अपन को ध्यान रखना है। अब बात करेंगे स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका की। ओकल्टा हो गया, ओकल्टा में क्या है कि यहाँ पे क्या है, किसी भी प्रकार का, जैसे इसमें जो पढ़ेंगे उसके बाद में अपन इसकी डेफिनेशन भी लिखने की ट्राई करेंगे कि क्या इसकी एक्चुअल डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं। अपन ने लिखा कि प्रेजेंट एन ओपनिंग इन द स्पाइनल कॉर्ड, नहीं इन द स्पाइनल आर्च लिख सकते हैं इसको अपन। चलो कोड लिख दिया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, स्पाइनल कॉर्ड का ही पार्ट है। तो प्रेजेंट एन ओपनिंग इन द स्पाइनल कॉर्ड एट द पोस्टीरियर लंबाइन, या फिर लंबाइन को अपन क्या बोल सकते हैं, वर्टिब्रल आर्च, ठीक है। ऐसी ओपनिंग प्रेजेंट होगी। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे सिस्टिका का मतलब होता है सिस्ट का फॉर्मेशन होना, सिस्ट का फॉर्मेशन होना, या फिर आउट पाउचिंग का फॉर्मेशन होना, आउट पाउचिंग का फॉर्मेशन होना। यहाँ पे सिस्ट या आउट पाउचिंग बनेगी, हर्नियल प्रोट्रूजन होगा। अब हर्नियल प्रोट्रूजन जो मतलब कि आउट पाउचिंग बनेगी, इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किसका है, अगर मेनिंजिस का केवल इन्वॉल्वमेंट है तो स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका का एक टाइप होगा मेनिंजिकोकल, और अगर जो आउट पाउचिंग बन रही है उसके अंदर मेनिंजिस के अलावा स्पाइनल कॉर्ड का भी प्रोट्रूजन होगा, तो इन्वॉल्वमेंट अगर स्पाइनल कॉर्ड का भी होगा, आउट पाउचिंग मतलब प्रोट्रूजन बन रहा है, उस आउट पाउचिंग या प्रोट्रूजन में अगर केवल मेनिंजिस होगी तो मेनिंजियोकोकल होगा, मेनिंजिस के साथ स्पाइनल कॉर्ड होगा तो मेनिंजियो मायोकोकल होगा, या फिर उसको मायो मेनिंजियोकोकल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में सिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, अर्थात आउट पाउचिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आउट पाउचिंग में किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट है उसके आधार पे स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका को दो भागों में बांट दिया। एक, अगर इन्वॉल्व है ओनली इफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेनिंजिस, involvement of meninges only in the cyst or out pouching, तो उसको बोलेंगे मेनिंजियोकोकल, और अगर इफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ, यदि इन्वॉल्वमेंट होता है मेनिंजिस के साथ स्पाइनल कॉर्ड का भी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेनिंजिस एंड स्पाइनल कॉर्ड इन सिस्ट, जो आउट पाउचिंग सिस्ट बन रही है उसके अंदर मेनिंजिस के साथ अगर स्पाइनल कॉर्ड का भी अगर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो उसका नाम हो जाएगा मायो मेनिंजियोकोकल या
मेनिंजो मायोकोकल, एक ही बात है, मायो मेनिंजोकोकल। ये बात ध्यान में रखने वाली है। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द हर्नियल प्रोट्रूजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सिर्फ स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका की डेफिनेशन। और यहाँ पे क्या होगा, बाइफिडा की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज ए माल फॉर्मेशन वेयर द ओपनिंग प्रेजेंट इन वर्टिब्रा एट द पोस्टीरियर लंबाइन विदाउट हर्नियल प्रोट्रूजन ऑफ मेनिंजिस एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, और इसकी केवल डेफिनेशन इतनी ही होगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज ए माल फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वेयर इज द आउट पाउचिंग और सिस्ट फॉर्म्ड एट द लंबोसेक्रल रीजन और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्च। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब आउट पाउचिंग में इन्वॉल्वमेंट किसका है, उस आधार पे इसको अपन ने दो भागों में बांट दिया, एक तो मेनिंजियोकोकल, एक मायो मेनिंजियोकोकल। ठीक है। अब एक और चीज देखने वाली है, ये तो नॉर्मल मैंने बता दिया। अब एक बार मैं ना आपको इनकी डेफिनेशन लिख देता हूं, और उसके बाद में मेनिंजियोकोकल और मायो मेनिंजियोकोकल्स में बता देता हूं क्या डिफरेंस है। ओकल्टा में क्या है, ओपनिंग प्रेजेंट है। कहाँ पे ओपनिंग प्रेजेंट है, जो लंबाइन है, अर्थात जो साइड लाइन ऑफ वर्टिब्रा या पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च है, और उसका जो भी आर्च का कौन सा पोर्शन, लंबोसेक्रल रीजन, वहाँ पे ओपनिंग प्रेजेंट है, स्किन बनी हुई है, और किसी भी प्रकार के नर्व का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो किसी भी प्रकार का न्यूरोलॉजिकल साइन दिखाई नहीं देगा, और सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है स्पाइना बाइफिडा का। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए फेलियर ऑफ वर्टिब्रा, ए फेलियर ऑफ वर्टिब्रा टू क्लोज without any hernial protrusion of meninges and spinal cord ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का हर्नियल प्रोट्रूजन नहीं होगा, अर्थात किसी भी प्रकार की मेनिंजेस या स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्टिब्रा क्लोज नहीं हो पा रही है ना, वर्टिब्रा क्लोज नहीं हो पा रही, स्किन वहाँ पे बनी हुई है, नर्व उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी नहीं है। अब अपन ने देखा सिर्फ उसमें क्या था, इसके साथ कहाँ से जो वर्टिब्रा क्लोज नहीं हो रहा, वो लोकेशन बता दी अपन ने, कि जो पोस्टीरियर लंबाइन है या फिर जो पोस्टीरियरली जो स्पाइनल आर्च है, उसका जो लंबोसेक्रल रीजन है, वहाँ पे ये क्लोज नहीं हो पाती वर्टिब्रा। अब स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका की डेफिनेशन क्या होगी, वो होगी कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट ऑफ द वॉल ऑफ स्पाइनल कैनल, ए कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट। कॉन्जेनाइटल मतलब बाई बर्थ, बर्थ से पहले ही ये सी प्रॉब्लम है, तो ये भी माल फॉर्मेशन कॉन्जेनाइटल ही है। स्पाइना बाइफिडा कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन है, ये बात ध्यान रखने वाली है। ए कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट ऑफ वॉल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल जो कॉर्ड है उसकी वॉल्स है, उसमें क्या है, कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है। अब अपन ने क्या पढ़ा पहले कि स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में क्या हो रहा है, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर ए आउट पाउचिंग और सिस्ट फॉर्म विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ either
मेनिंजिस और बोथ कौन कौन, मेनिंजिस एंड स्पाइनल कोड, मेनिंजिस एंड स्पाइनल कोड। ठीक है, यहाँ पे कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन है स्पाइनल केनाल के अंदर, वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक आउट पाउचिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इस आउट पाउचिंग के आधार पे अपन इसको सिस्टिका को दो भागों में इन्वॉल्वमेंट किया कि जो सिस्ट बन रही है या आउट पाउचिंग बन रही है, इसमें इन्वॉल्वमेंट किस किस चीज़ का है, केवल मेनिंजिस का इन्वॉल्वमेंट है। अगर केवल मेनिंजिस का इन्वॉल्वमेंट है तो उसको मेनिंजियोकोकल बोल दिया, मतलब कि प्रोट्रूजन ऑफ मेनिंजिस इन सिस्ट विद CSF, तो मेनिंजियोकोकल हो गया। अगर प्रोट्रूजन ऑफ मेनिंजिस एंड स्पाइनल कॉर्ड इन सिस्ट तो हो गया मायोमेनिंजियोकोकल। तो ये बात है। तो अपन ने लिखा कि क्या केवल मेनिंजिस का इन्वॉल्वमेंट है सिस्ट में या फिर दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, तो डेफिनेशन में तो वही चीज़ लिखी जाएगी। अब अपन ने डेफिनेशन के आधार पे इसके दो भाग बता दिए कि केवल मेनिंजिस का इन्वॉल्वमेंट है तो क्या बोला, मेनिंजिस के साथ स्पाइनल कॉर्ड का भी इन्वॉल्वमेंट है तो उसको क्या बोला, है ना। तो अब मेनिंजियोकोकल और मायोमेनिंजियोकोकल की डेफिनेशन लिख देता हूँ। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में आ गए, ओकल्टा इसको मिटा दो, यहाँ पे अपन ने पूरा पढ़ लिया इसको। अब है मेनिंजियोकोकल। मेनिंजियोकोकल में क्या होगा, इट इज ए प्रोट्रूजन ऑफ meninges in cyst with CSF। और मायोमेनिंजियोकोकल में क्या होगा, इसका जो दूसरा पार्ट है वो है मायो, ये ए कर दिया, ये बी कर दिया, मायोमेनिंजियोकोकल। If protrusion of meninges and spinal cord in cyst with CSF तो होगा ही होगा। क्या हो रहा है कि जो प्रोट्रूजन और आउट पाउचिंग बन रही है इसमें इन्वॉल्वमेंट, if the involvement of the meninges in the cyst with the CSF, या फिर if the involvement of meninges and spinal cord in cyst with the CSF, क्या वो जो आउट पाउचिंग बन रही है या जो प्रोट्रूजन हो रहा है वो केवल मेनिंजिस का हो रहा है, या फिर जो प्रोट्रूजन या आउट पाउचिंग हो रहा है वो मेनिंजिस या स्पाइनल कोड का दोनों का हो रहा है। मतलब जो आपको जो सिस्ट दिखाई दे रही है उसमें क्या मेनिंजिस ही इन्वॉल्वमेंट है या फिर दोनों इन्वॉल्वमेंट है, उस आधार पे अपन ने इनको लिख दिया। अब देखो यहाँ पे सिर्फ मेनिंजिस इन्वॉल्वमेंट है तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के न्यूरोलॉजिकल साइन दिखाई नहीं देंगे, तो नो न्यूरोलॉजिकल साइन। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्पाइनल कोड इन्वॉल्वमेंट है, स्पाइनल कोड इन्वॉल्वमेंट है तो जाहिर सी बात है स्पाइनल नर्व भी इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल साइन दिखाई देंगे। प्रेजेंट न्यूरोलॉजिकल साइन, अब न्यूरोलॉजिकल साइन कैसे होंगे वो डिपेंड करेगा कि कौन सी नर्व का इन्वॉल्वमेंट है। प्रेजेंट न्यूरोलॉजिकल साइन दैट विल डिपेंड अपॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्व, कौन सी नर्व इन्वॉल्व है उसके आधार पे ही न्यूरोलॉजिकल साइन दिखाई देंगे। लेकिन फिर भी जो कुछ कॉमन न्यूरोलॉजिकल साइन होंगे
मेनिंजियोकोकल के अंदर वो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला होगा वो होगा फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्स, फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्स, लोअर लिम्स। ठीक है, मतलब कि जो आपका लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है वहाँ पे आपको पैरालिसिस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ब्लैडर की भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैडर की भी प्रॉब्लम, ब्लैडर एंड बाउल डिसफंक्शन, ब्लैडर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, लोअर लिम्स में प्रॉब्लम। इसके अलावा ब्लैडर एंड बाउल डिसफंक्शन इसके अलावा आपको हाइड्रासिफिलिस देखने को मिल सकता है, हाइड्रासिफिलिस। इसका एक डायग्नोसिस करेंगे, जब अपन इसका जो डायग्नोसिस पढ़ेंगे वहाँ पे मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ दिखाई देगा। नॉर्मली जो अल्फा फिटोप्रोटीन है उसका लेवल चेक करते हैं 16 से 20 वीक ऑफ गेस्टेशन में, प्रेगनेंसी के 16 से 20 वीक में मदर से मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल चेक किया जाता है। अगर डिक्रीज है तो डाउन सिंड्रोम हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है। अगर मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल इंक्रीज है तो हाइड्रासिफिलिस और ये स्पाइना बाइफिडा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइड्रासिफिलिस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ये क्या है, जो कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन है, गेस्टेशनल एज जब फॉर्मेशन होता है बच्चे के पार्ट्स का, उस समय की प्रॉब्लम है, तो आपको यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो भी देखने को मिल सकती है। फिजिकल प्रॉब्लम में क्या, जॉइंट डिफॉर्मिटी, जॉइंट डिफॉर्मिटी भी देखने को मिल सकती है, भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये है इसके साइन सिम्टम्स, कॉमन साइन सिम्टम्स। बाकी नर्व के इन्वॉल्वमेंट पे डिपेंड करेंगे कि कौन से और साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब इनके कोजेज की बात करें, स्पाइना बाइफिडा के कोज की बात करते हैं अपन ने मेनिंजियोकोकल मायोमेनिंजियोकोकल की बात कर ली, साइन सिम्टम्स न्यूरोलॉजिकल मायोमेनिंजियोकोकल में दिखाई दे रहे हैं तो अपन ने लिख दिया। अब अपन बात करेंगे इनके कोजेज के बारे में। सबसे मेन कोज है फोलिक एसिड एंड जिंक डिफिशियंसी, जिंक एंड फोलिक एसिड डिफिशियंसी। फोलिक एसिड और जिंक की डिफिशियंसी की वजह से ऐसी प्रॉब्लम होती है। डीएनए फॉर्मेशन, जिंक क्या करता है, हेल्प इन डीएनए फॉर्मेशन, मैच्योरेशन एंड फंक्शनिंग, इसके अंदर ये मदद करता है। तो जिंक और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी की वजह से मेनली ऐसा आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो मैटरनल इन्फेक्शन है, टॉर्च इन्फेक्शन, उसकी वजह से हो सकता है। मैटरनल इन्फेक्शन, टॉर्च इन्फेक्शन कॉमन होता है उसकी वजह से। इसके अलावा टेरेटोजेनिक ड्रग्स की वजह से, टेरेटोजेनिक मतलब मदर जिन ड्रग्स का इस्तेमाल करती है वो जाके डिफेक्ट करती है बच्चे के अंदर, वो टेरेटोजेनिक ड्रग्स। इसके अंदर जो एंटीमेनिक ड्रग्स है, जहाँ पे अपन लिथियम पढ़ते हैं, इसके अलावा लिथियम के जगह अगर लिथियम नहीं हो तो कौन सी दे सकते हैं, जो एंटी कन्वर्जेंट के नाम से भी जानी जाती है, उनमें कार्बामेजेपाइन और वालप्रोइक एसिड, इनकी वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। टॉर्च इन्फेक्शन, टेरेटोजेनिक ड्रग्स, जिंक और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी, तो इन सब की वजह से अपन को ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है ना। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी।
ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है इनकी वजह से। अब अपन बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। इसका डायग्नोसिस क्या होगा? तो डायग्नोसिस सबसे मोस्ट कॉमन होता है मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल। अपन क्या करते हैं, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, इसका लेवल चेक करते हैं मदर के अंदर, इन मदर के अंदर इसका लेवल चेक करते हैं 16 से 20 वीक पे। तो 16 to 20 वीक ऑफ गेस्टेशन है प्रेगनेंसी के, जो 16 से 20 वीक है वहाँ पे मदर में इसका लेवल चेक किया जाता है। और उसका लेवल अगर मोर देन 250 मोल ऑफ मीडियन या फिर मोर देन 150 माइक्रोग्राम पर DL, इससे ज़्यादा है तो क्या होगा कि 80% चांस होंगे स्पाइना बाइफिडा के। स्पाइना बाइफिडा के 80% चांस होंगे। अपन को क्या करना है, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल चेक करना है मदर के अंदर, मोल पर मीडियम 250 से ज़्यादा है या फिर 150 नैनोग्राम पर DL से ज़्यादा है इसका लेवल, तो अपन को 80% कन्फर्म हो जाएगा जब 16 से 20 वीक पे अपन ये जांच करेंगे मदर के अंदर कि इनसे ज़्यादा लेवल होगा मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का। 2 अलग अलग यूनिट है उसके अंदर देख लेना, तो उससे ज़्यादा अगर होगा तो अपन को मैक्सिमम चांसेस होंगे कि स्पाइना बाइफिडा हो सकता है। इसके अलावा अपन फिजिकल असेसमेंट भी कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। अब इसका प्रिवेंशन क्या होगा? इसका प्रिवेंशन क्या होगा? डायग्नोसिस इतना ही है, प्रिवेंशन में अपन को देखना है कि प्रोवाइड 400 mg फोलिक एसिड टेबलेट, 400 mg फोलिक एसिड टेबलेट 1 month बिफोर कंसेप्शन, 1 month बिफोर कंसेप्शन। प्रोवाइड 400 mg फोलिक एसिड टेबलेट 1 month बिफोर कंसेप्शन। किसको देनी है? टू मदर को देनी है अपन को। प्रोवाइड 400 mg फोलिक एसिड टेबलेट टू द मदर बिफोर कंसेप्शन। अपन यहाँ पे मदर की जगह अगर लेडी भी लिखें, क्योंकि अगर उसने कंसेप्शन ही नहीं किया तो वो भी मदर नहीं है, वो तैयारी कर रही है, प्रिपेयर हो रही है मदर बनने के लिए, ठीक है। तो अपन लेडी भी लिख सकते हैं कि जो औरत प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो रही है उसको 1 महीने पहले अपन को टेबलेट देनी है 400 mg फोलिक एसिड की, ताकि ये प्रॉब्लम हो ही ना, ठीक है। ये प्रिवेंशन होगा। अब इसका नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट क्या हो सकता है? सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। इसका मैनेजमेंट क्या होगा? मैनेजमेंट अगर देखो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा मैनेजमेंट क्या होगा, ठीक है। आपको देखना है कि मेनिंजियोमायोकोकल है तो आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर ही सर्जरी परफॉर्म करनी होगी। इसके अलावा दूसरा टाइप होगा तो आप 48 आवर्स के आफ्टर भी सर्जरी परफॉर्म कर सकते हो। इसका कैसे पता चलेगा? यदि
इफ लीकेज ऑफ CSF, लीकेज ऑफ CSF एट बर्थ के दौरान अगर CSF का लीकेज हो रहा है तो आपको क्या करना है, सर्जरी परफॉर्म करनी है विद इन 24 आवर्स, परफॉर्म विद इन 24 आवर्स। यदि नहीं हो रहा, इफ नॉट लीकेज ऑफ CSF, एट बर्थ, तो आप सर्जरी 48 आवर्स के बाद में भी परफॉर्म कर सकते हो। सर्जरी कैन बी परफॉर्म आफ्टर 24 आवर्स, आफ्टर 48 आवर्स, सॉरी, ठीक है। मतलब कि जन्म के दौरान अगर CSF का लीकेज हो रहा है तो आपको 24 घंटे के दौरान ही आपको सर्जरी परफॉर्म करनी होगी, और लीकेज नहीं हो रहा तो आप 48 घंटे बाद में भी सर्जरी परफॉर्म कर सकते हो। टाइम ड्यूरेशन ये रहेगा। और मैनेजमेंट, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आगे, मैनेजमेंट इतना ही है। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक तो ध्यान रखना है कि सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ है तो सिस्ट पे किसी भी प्रकार का प्रेशर ना पड़े, इसलिए आपको पोजीशन का ध्यान रखना है। तो आप कौन सी पोजीशन दोगे, एक तो आप प्रोन पोजीशन दे सकते हो, एक आप लेटरल पोजीशन दे सकते हो, ताकि अगर सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ तो उस पर प्रेशर ना पड़े। एक चीज़, प्रेशर पड़ेगा तो CSF लीक हो सकता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, ऐसे बच्चों को डायपर नहीं पहनाना। डायपर क्या करते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करने के चांस रखते हैं। तीसरी बात, डायपर से ही याद आई, डायपर इन्फेक्शन करता है तो इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो अपन को असेस फॉर एनी इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन के लिए अपन को मतलब कि टाइमली उसको असेस करते रहना है। तीन चीज़ें जो ध्यान रखने वाली, एक पोजीशन, दूसरी उस पर प्रेशर नहीं पड़े, इसलिए उसकी दूसरी चीज़ है कि बच्चों को किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है ना, इन्फेक्शन के लिए उसको चेक करते रहना है, बच्चे के इन्फेक्शन तो ना हो जाए। तीसरी बात, उसको डायपर नहीं पहनाए क्योंकि डायपर इन्फेक्शन कराता है। तो स्पाइना बाइफिडा है तो ऐसे बच्चों को डायपर नहीं पहनाना, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इन बच्चों को एंटीबायोटिक भी देनी होगी। इसके अलावा इसमें जो अपन बात करें तो ऑइंटमेंट, जो ऑइंटमेंट है उनका भी इस्तेमाल करना है, अप्लाई करनी है, ऑइंटमेंट प्रोवाइड करनी है, एंटीबायोटिक। इसके अलावा जो सिस्ट बनी हुई है उसको कवर करने के लिए आपको मॉइस्ट, चाहे वो स्टेराइल हो गोज या फिर NS जो नॉर्मल सलाइन है उससे वो मॉइस्ट हो, तो ऐसे गोज पीस को और साथ ही साथ ये गोज पीस नॉन एडहेरेंट होने चाहिए, चिपकने वाले नहीं होने चाहिए क्योंकि वहाँ की स्किन उतार ले, ऐसे नहीं होने चाहिए। नॉन एडहेरेंट मॉइस्ट गोज पीस, स्टेराइल हो सकते हैं तो स्टेराइल नॉन एडहेरेंट मॉइस्ट गोज पीस का आप इस्तेमाल कर सकते हो उसको सिस्ट को कवर करने के लिए। तो अपन को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ये डिजीज़ अपनी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।